गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11 के समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत अध्याय 3 समाजशास्त्र की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसा है कि नया विज्ञान होने के कारण समाजशास्त्र की प्रकृति को अलग अलग विद्वानों ने अपने अध्ययन क्षेत्र में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। कुछ व्यक्ति यह समझते हैं कि समाजशास्त्र में समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। कुछ लोग यह समझते हैं कि इसमें समूहों, संगठनों और अनेक प्रकार के विचारों और उसके संस्थावाद के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो कुछ लोग यह समझते हैं कि समाजशास्त्र तो केवल एक विवाह और परिवार से संबंधित विषय है और इसी को मनोरंजन के आधार पर ले लेते हैं। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेता है तो वह अपने आप को समाजशास्त्री समझ लेता है, परंतु ऐसा यह नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह एक विज्ञान के रूप में है और प्रत्येक विषय का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है और तथा इसी के आधार पर एक अलग विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसका विषय क्षेत्र जो होता है वह अलग होता है। जैसे हम समाजशास्त्र का समझेंगे कि किस प्रकार बना हुआ है। तो शाब्दिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है, जो स्वयं ही लैटिन शब्द सोशियस और ग्रीक शब्द लागोस से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या समाज और विज्ञान से पहले जो लैटिन शब्द सोशियस है उसका अर्थ है समाज और जो लागोस शब्द है उसका अर्थ है विज्ञान। समाजशास्त्र के वास्तविक अर्थ को इस प्रकार समझा जा सकता है जिससे संबंधित दोनों शब्द समाज और शास्त्र को भली भांति समझ। वास्तव में समाज शक्तियों का समूह न होकर इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें एक समाजशास्त्री में लेटवियर महोदय का कथन है कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, बल्कि समूहों के मनुष्यों के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं और प्रतिमानों को ही हम समाज कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे समाजशास्त्री में क्विबर उन्होंने बताया कि विज्ञान अवलोकन पुनः अवलोकन के द्वारा खोज करने वाली एक ऐसी पद्धति है या एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा किसी दशा को हम वास्तविक रूप में देखा जा सकता है, उस रूप में नहीं जैसा कि हमें दिखाने का प्रयास किया जाता है, जैसा कि हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम समाजशास्त्र की परिभाषाएं देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम आते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र क्या है के अंतर्गत समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, तीसरा है समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, चौथा है समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है। तो समाजशास्त्र क्या है, तो इसको विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने मत और अपने अपने सोचने के ढंग से अनुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग परिभाषाओं में परिभाषित किया है। अध्ययन की सरलता के लिए हमने इन परिभाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया है। तो ये हमने आपको बताया भी कि जिस प्रकार से कौन कौन से भाग हैं इसके। तो ये है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, चौथा है समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन। जैसे पहले हम समाजशास्त्र समाज का अध्ययन हेडिंग के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो इसमें आप ये जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्री भी हैं और उन्होंने अपने दृष्टिकोण से दिनों के आधार पर अपने निष्कर्ष और तथ्यों को परिभाषित किया है। तो इसमें जो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन के बारे में जो मानने वाले समाजशास्त्री हैं वो गिडिंग्स और बार्डी हैं। उन्होंने गिडिंग्स से लिखा है समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। इसी प्रकार बार्ड ने भी अपने संक्षेप में प्रस्तुत किया अपनी परिभाषा को। तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। जितने भी हमें समाजशास्त्रों के कथनानुसार या अनुसार लिखेंगे इसको इन्वर्टर कॉमा में लिखेंगे और जहाँ पर उनका वाक्य खत्म होगा उसको उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो ये तो रहा आपका समाजशास्त्र समाज का अध्ययन। इसमें उन्होंने मतलब वो समाजशास्त्री आते हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को ज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया जो पूरे समाज को एक समग्र इकाई के रूप में देखना चाहते थे या इनका अध्ययन करना चाहते थे।
दूसरा आपका आता है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन। इसमें सबसे प्रमुख है मैकाइवर तथा पेज। इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि इन्होंने क्या दर्शाने का प्रयास किया कि जो समाज में हमारे विभिन्न प्रकार के संबंध मनुष्यों के बीच पाए जाते हैं या उन्हीं के रूप में सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करते हैं। इसीलिए इन्होंने बताया कि समाज शास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। देखा होगा आपने समाज में बहुत से मतों को मानने वाले, विभिन्न संस्कृतियों के मानने वाले, विभिन्न प्रकार के नातेदारी रिश्तेदारी आदि सभी लोग एक दूसरे से ऐसे गुथे होते बंधे होते हैं। इसलिए हम उस जाल को जिस प्रकार से जाल बुना होता है उसी प्रकार से हमारे बीच संबंध भी पाए जाते हैं। देखा होगा जब हमारी कोई नातेदार निकलती है तो पास के गांव में है, अगर जब हम उसके यहाँ गए तो देखा पता चला कि बुआ फूफा के रिश्तेदार निकल आते हैं, देखो मामा मामी के निकल आते हैं। और कभी देखा होगा कभी काफ़ी दूर जाने पर भी, मतलब दूसरे क्षेत्र में भी जाने पर भी हमें वहाँ भी कोई ना कोई हमारे नातेदारी के संबंध वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। तो इसलिए इस आधार पर कहते क्या है कि जो समाज शास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो इसी को उन्होंने स्पष्ट करते हुए जोखिम महोदय ने भी सामाजिक संबंधों को महत्व दिया है और लिखा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिविधानों का अध्ययन है। वास्तव में समाजशास्त्र को समाज अथवा सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहना दो अलग विशेषताओं को संकेत नहीं करता। इस दृष्टिकोण से पहले तथा दूसरे वर्ग की परिभाषाओं को में कोई अंतर नहीं। जो पहले हमारी लिखी समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है और दूसरी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अगला आपका तीसरा आता है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। कहने का तात्पर्य कि सीमेल तथा इसके प्रतिपादक जो है वो सीमेल तथा मैक्स वेबर आदि समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतरक्रियाओं को अधिक महत्व दिया है। सामाजिक संबंध क्योंकि संख्या में इतने अधिक होते हैं कि सभी का व्यवस्थित अध्ययन करना कठिन है। ऐसी स्थिति में हम समाजशास्त्र को हम क्या सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन के अंदर परिभाषित करें तो इसकी प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। कारण यह है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना कठिन है जबकि सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन करना सरल है। इस आधार पर झारसी में लिखा है कि समाजशास्त्र मनुष्यों के अंतर संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। इसी प्रकार मैक्स वेबर ने भी अपने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। अब चौथा आपका ये आता है कि समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन। इसमें जो है खेरी जॉनसन जैसे प्रख्यात समाजशास्त्री में उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने सामाजिक समूहों और संगठनों का अध्ययन किया और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला और वैज्ञानिक तथ्य भी दिया कि समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है। तो क्योंकि इन्होंने अपने दृष्टिकोण से यह बताने का प्रयास किया कि समूहों के ढांचे, संगठन, इन्हें बनाने वाली और इनमें परिवर्तन लाने प्रक्रियाओं तथा समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन आदि को परिभाषित करने का प्रयास किया। समाजशास्त्र की जो हमारी उपयुक्त परिभाषाएं हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार के लोगों तथा उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों, समूह, संगठनों और उनमें होने वाली अंतरक्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। अब हम यह देखेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार है। अब हम ये देखते हैं कि जो हम किस प्रकार पर हम ये वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्पष्ट करेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु सामाजिक संबंध है।
इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि और यह हम समझाने का प्रयास भी करेंगे कि किस प्रकार यह समाजशास्त्र है जो सामाजिक संबंधों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके लिए देखा होगा और क्यों हम सामाजिक संबंधों को इतना अधिक महत्व देते हैं। अध्ययन की सरलता के लिए हम एक आपको फूल माला से सामाजिक संबंधों को दिखाने और दर्शाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए देखा जिस प्रकार से हम जो समाज की जो तुलना है फूल माला से करते हैं, देखा होगा जब विभिन्न प्रकार के जो फूल होते हैं जब एक माला में पिरो दिए जाते हैं तो उनका एक अस्तित्व बन जाता है, वह माला के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर एक अकेला फूल होता है तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि कहीं भी पड़ा रहे, चाहे वो चढ़ा दिया जाए या कर कुछ कर दीजिए। इसी प्रकार जब हम उसको व्यवस्थित ढंग से एक माला के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं या उसे माला बना देते हैं तो उसे हम एक फूल माला कहते हैं। इसी तरह बहुत से व्यक्ति और समूह अनेक इकाइयों से एक दूसरे के रूप में एक दूसरे से बंधे होते हैं और एक व्यवस्थित क्रम में बंधे होते हैं। तब इसमें जो कुछ भी बनता है तो उनसे क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। जैसे कि देखा होगा बहुत से व्यक्ति होते हैं, उनके बीच कुछ ना कुछ संबंध पाए जाते हैं और व्यवस्थित क्रम से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तब इसी व्यवस्थित क्रम को हम समाज कहते हैं। जिस तरह माला में किसी एक फूल का अस्तित्व दूसरे फूलों से स्थापित संबंधों के बिना नहीं है, उसी तरह समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति का अस्तित्व भी दूसरी इकाइयों के साथ जब तक संबंधों में नहीं बंधा होगा तब तक उस व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। बहुत से व्यक्ति और समूहों द्वारा एक दूसरे से संबंधित रहने के कारण संबंधों का जो जाल बनता है उसी को मैकाइवर ने सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। इससे हम यह भी स्पष्ट होता है कि जब हमारे सामाजिक संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन होता है तो समाज के स्वरूप में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि प्राचीन काल में अध्यापक और शिष्य के बीच जो संबंध थे वह आज के समय में नहीं है। ऐसे ही आप एक और उदाहरण ले लीजिए, देखा होगा जो पहले मिल मालिकों और मजदूरों के बीच जो संबंध थे वो आज नहीं है, वो 21वीं सदी में आज बिल्कुल भी बदल गए हैं। ऐसे ही आप देखिए कि जब परिवार में जिस प्रकार पहले कर्ता की जो भूमिका थी वह आज वर्तमान समय में वह कर्ता की भूमिका नहीं रही। इसी प्रकार जैसे ही उनके संबंधों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार समाज में भी कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इस प्रकार जब हम कभी भी सामाजिक इकाइयों के बीच जब संबंधों का रूप बदलता है तो समाज में भी परिवर्तन का रूप दिखाई देने लगता है। अब दूसरा प्रश्न यह होता है कि सामाजिक संबंध क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, कि मतलब क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जब सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधी जरूरतों के कारण कोई भी व्यक्ति अकेले रहकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे विभिन्न परिस्थितियों में किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है और एक दूसरे से संबंध स्थापित करना भी जरूरी होता है। तो इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में उसे सामाजिक संबंध बनाने पड़ते हैं और यह हमें जो संबंध स्थापित करने की प्रेरणा भी देते हैं। अब रहा दूसरा प्रश्न, हम जानते हैं कि हमारे संबंध सभी लोगों से एक जैसे नहीं होते, क्योंकि सभी के साथ हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो संबंध है वो अलग अलग होते हैं और हम उनसे सभी जो व्यक्ति होते हैं उनसे अलग तरह के संबंध भी रखते हैं और अलग तरह का व्यवहार भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सामाजिक मूल्यों के अनुसार ही हम किसी स्त्री से माँ का संबंध रखते हैं, किसी से पत्नी का संबंध होता है तो किसी से बहन का संबंध होता है तो किसी से मित्रता का संबंध होता है। इसी प्रकार अन्य स्त्रियों से हमारा संबंध और भी जैसे जो स्त्रियां हैं उनसे देखा होगा उनसे संबंध होता है वो किसी से शिक्षिका का होता है तो किसी से पुत्री का होता है तो किसी से
बहन का होता है, तो किसी साली का होता है, तो किसी से बुआ का होता है, मौसी हो सकती है, मामी हो सकती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूपों में अलग अलग संबंध होते हैं। इस प्रकार जो सामाजिक संबंधों की स्थापना इस बात पर भी निर्भर होती है कि हमारे सामाजिक मूल्य किस व्यक्ति से हमें कैसा संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं, कैसी अनुमति देते हैं। जब हम समाज के कायदे कानूनों और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होता है, तब सामाजिक संबंधों की प्रकृति भी बदलने लगती है। इस दृष्टिकोण से डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का कथन है, जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, उन्होंने बताया कि उनके कथनानुसार कि समाज के वैज्ञानिक अर्थात समाजशास्त्र को समझने के लिए सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करना जरूरी होता है। अब हम ये साधारणतः समझते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक ढांचे, सामाजिक प्रक्रियाओं, विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सभी विशेषताओं का निर्माण भी किसी न किसी तरह के संबंधों से ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समाजशास्त्र में प्रथा, परंपरा, धर्म, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संस्थाओं, विवाह, परिवार, नातेदारी आदि का अध्ययन करते हैं और इन्हीं के आधार पर सामाजिक समस्याओं, जाति, वर्ग, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों, सामाजिक परिवर्तनों जैसे विषयों का भी अध्ययन करते हैं। ये सभी विषय वास्तव में सामाजिक संबंधों के विशेष रूप को ही स्पष्ट करते हैं। इस तथ्य से भी स्पष्ट कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। मतलब हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो ये विभिन्न हमारे स्वरूप हैं, विभिन्न आधार हैं, इन्हीं के आधार पर हम समाजशास्त्र में इनके संबंधों का और इनके स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। अब ये क्या समझते हैं कि देखा होगा कि सामाजिक संबंधों के कारण ही जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि अगर ये संबंध ना होते तो जो मनुष्य है वो एक पशु के समान होता, ना तो उसके अंदर कोई संस्कृति होती और ना ही उसके कोई अपने विचार होते, ना ही उनके कोई सामाजिक मूल्य, ना नैतिकता, ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता। पशुओं के समान सभी के साथ व्यवहार करते हैं। तो जो सामाजिक संबंध है ना, उसी के कारण, इन्हीं कारण से या इसके कारण व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन को संगठित रखने के लिए यह जरूरी होता है कि सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके उन दशाओं का भी विश्लेषण किया जाए, जिससे जब समय समय पर इसकी प्रकृति में जब परिवर्तन होता है या इसके रूप बदलने लगते हैं, तो किन कारणों से इसका रूप बदलता है, क्यों परिवर्तन होते हैं, इनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना चाहिए। इस आधार पर ही समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक आधार के रूप में मानना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। समाजशास्त्र का अब यानी कि अध्ययन क्षेत्र का तात्पर्य उन सम्मिलित सीमाओं से है जिसके अंदर रहते हुए हम किसी भी विज्ञान से संबंधित कुछ विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। सभी समाजशास्त्री यह मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है, लेकिन समाजशास्त्र में किस तरह के संबंधों का अध्ययन होना चाहिए, इस प्रश्न को लेकर समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में कई विद्वानों में मतभेद है। इस विवाद में दो संप्रदायों को जन्म दिया। कौन कौन सा? पहले को हम स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं और दूसरे को समन्वयात्मक संप्रदाय कहते हैं। इसके अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सभी तरह के सामाजिक अध्ययन को शामिल किया जाना चाहिए। तो इसके लिए पहले स्वरूपात्मक संप्रदाय का अध्ययन करेंगे।
अब इसमें हम ध्यान देते हैं कि ये जो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है उसे उसके सामाजिक संबंधों में कौन कौन से अध्ययन को शामिल किया जाना चाहिए। तो इसे हम दो भागों में विभाजित किया है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है इनके जो मानने वाले हैं, जो विद्वान है, जो समाजशास्त्री है, वो स्किनर है, मैक्स वेबर है, विक्रांत और टानिस मुख्य है। इस संप्रदाय के समर्थक यह मानते हैं कि सामाजिक संबंधों का जो क्षेत्र है वह बहुत बड़ा होने के कारण समाजशास्त्र में भी सभी तरह के संबंधों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ हमें ऐसे विशेष प्रकार के संबंधों को लेना चाहिए जिनका कि हम आसानी से अध्ययन कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो इसमें जॉर्ज सिमर जी हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप होता है और इस स्वरूप के अंदर कुछ अंतर वस्तु होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी वस्तु होती है तो जो बाहर से जो दिखाई देती है उस कुछ अंदर से भी वह कुछ अलग होती है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रत्येक वस्तु का स्वरूप जो बाहरी जो होता है वह सामान्य स्वरूप होता है और जो अंतर होता है उसे अंतर वस्तु कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि इस प्रकार सामाजिक संबंधों का भी एक स्वरूप होता है और दूसरी अंतर वस्तु होती है। समाजशास्त्र एक विज्ञान तभी बन सकता है जब इसके सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाए, अंतर वस्तु का नहीं। इन्होंने अपनी बात के समर्थन में तर्क दिया है और इसके स्वरूप और अंतर वस्तु एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक का अध्ययन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए इन्होंने एक से स्वरूप वाले 3 गिलासों को लिया है। एक इन्होंने उदाहरण दिया है जिसमें इन्होंने बताया कि एक समान दिखने वाले 3 गिलास लिए हैं और उसमें क्या किया, एक गिलास में पानी भर दिया, दूसरे गिलास में विष भर दिया और तीसरे गिलास में शराब भर दिया। ये तो इनका हो गया बाहरी स्वरूप। और जो अंतर वस्तु के स्वरूप से उन्होंने 3 गिलास उसमें भी लिए अलग अलग प्रकार के, और उसमें एक में पानी भर दिया, दूसरे में पानी भर दिया और तीसरे में भी पानी भर दिया। तो उसमें देखा जाए कि जो बाहर के बर्तन हैं, 3 गिलास लिए थे और जिसमें शराब, विष और पानी भरा था, उनकी जो बाहरी जो स्वरूप है एक जैसा दिखाई, लेकिन उनके अंदर जो होने वाली प्रतिक्रियाएं वो एक जैसी नहीं है। और जो अंतर वस्तु वाली चीजें थी उनमें चाहे तीनों अलग अलग ही चीजें क्यों, लेकिन उनमें सब में क्या है, पानी ही भरा जा सकता है और कोई भी चीज नहीं भरी जा सकती। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो स्वरूप का अंतर वस्तु और अंतर वस्तु का स्वरूप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो बाहरी जो विष और शब्दार्थ का जो अंदर आपके हैं उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तब तक वो अपना कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर जैसे कि पानी पिएंगे तो पानी में मिल जाएगा, अगर विष पिएंगे तो विष में मिलके वो प्रतिक्रिया करेगा, और जो तीसरा है जो शराब है तो शराब पिएंगे तो उसमें से जो जैसी प्रतिक्रिया करेगा वैसा ही उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप को भी उसकी अंतर वस्तु से अलग किया जा सकता है। कहने का यह है कि सामाजिक संबंधों को उसके अंतर वस्तु से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए, अंतर वस्तु का नहीं। जैसे जो संबंध प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उनका अध्ययन उनको अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए, और जो उनके अंदर जो प्रतिक्रियाएं हो रही, जो अंतर वस्तु है उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए। उसका कोई यहाँ पे स्पष्ट कारण नहीं है। तो इन्होंने अपने विचार दिए। और दूसरा आता है मैक्स वेबर के विचार। एक दूसरे समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर, जिनका नाम भी दिया है, उनके विचार दीजिए। उन्होंने क्या कहा, मैक्स वेबर के विचार। तो मैक्स वेबर जी ने क्या बताया है ये विचार, उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र में सभी तरह के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके
केवल सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया को इसके तीन प्रमुख विशेषताओं की सहायता से समझा जा सकता है। पहली विशेषता उन्होंने क्या बताई कि सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जो दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होती है। दूसरी उन्होंने विशेषता यह बताई कि सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है। तीसरी उन्होंने बताई कि यह जो सामाजिक क्रिया है उसका अर्थ और उद्देश्य समाज द्वारा मान्य होता है। उदाहरण के लिए देखा होगा जब कोई जादूगर लोगों को जादू का खेल दिखा रहा हो तो देखकर जितने लोग वहाँ श्रोता बैठे होंगे, वो देखने वाले जो भी सुनने वाले, तो वो सभी लोग जादूगर से प्रभावित होंगे। लेकिन परंतु अगर इसी जगह कोई चोर जो है किसी ऐसे कमरे के सामान को चुरा रहा हो जहाँ पर उसका जो मालिक है वो गहरी नींद में सोया हुआ हो और वह चोरी कर रहा हो, तो ऐसे व्यवहारों को हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। सामाजिक क्रिया तभी होगी जब वह दूसरे के व्यवहारों से प्रभावित होगी तथा उसके पीछे समाज द्वारा एक स्वीकृत होगी, क्योंकि जो किसी को चोरी करने के लिए समाज स्वीकृति नहीं देता है। लेकिन हाँ, जादूगर को खेल दिखाने के लिए स्वीकृति दे सकता है, क्योंकि वह खेल है, मनोरंजन के लिए इसे समाज द्वारा स्वीकृति होती है, लेकिन चोरी के लिए नहीं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक क्रिया तभी होगी जब समाज द्वारा मान्य होगी। ऐसे एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे एक नेता और अनुयायी के संबंध तथा मालिक और मजदूर के बीच होने वाला व्यवहार सामाजिक क्रिया का उदाहरण है। इस तरह से वेबर ने निष्कर्ष दिया कि सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन द्वारा ही समाजशास्त्र को विशेष और व्यवस्थित विज्ञान बनाया जा सकता है। अब इनकी कुछ लोगों ने इनकी समालोचना भी की है कि इनके क्या क्या जो इनके मत से सहमत नहीं है तो वो भी समाजशास्त्र के, तो जो अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों से सहमत नहीं है। उनका विचार है कि समाजशास्त्र एक नया विज्ञान मानकर इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर देना चाहिए। अपने वर्तमान रूप में समाजशास्त्र का विकास भले ही बाद में हुआ, लेकिन सामाजिक जीवन का अध्ययन आज से हजारों वर्ष पहले हो चुका था। दूसरा, इन्होंने क्या मतभेद है कि इस वस्तु को किसी तरह नहीं माना जा सकता कि भौतिक पदार्थ की तरह हम सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु को अलग कर सकते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तीसरा मतभेद यह है कि सीमेन का यह कहना भी सही नहीं है कि सामाजिक संबंधों का स्वरूप का अध्ययन किसी भी दूसरे सामाजिक विज्ञान द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये तो इनके मतभेद हो गए। अब दूसरा आता है हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय। दूसरा आशय ये है कि आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में इनके प्रमुख जो मानने वाले हैं प्रतिपादक हैं महोदय सोलोकिन और आभास। तो इसमें जो अधिकांश समाजशास्त्री हैं समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन का सामान्य विज्ञान मानते हैं। कैसे मानते हैं? ऐसे विद्वान ने बताया कि यह तर्क भी दिया कि जो समाज के विभिन्न भाग हैं वह एक दूसरे पर आश्रित रहकर ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन विभिन्न भागों की आपसी निर्भरता का अध्ययन किसी भी दूसरे सामाजिक विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान के रूप में विकसित होकर ही इस कार्य को पूरा कर सकता है। दूसरी बात यह है कि राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन में किसी एक पक्ष का ही अध्ययन करते हैं, सभी पक्षों का यह अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि ऐसे जो विद्वान हैं संप्रदाय को हम समन्वयात्मक संप्रदाय के रूप में देखते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह कार्य समाजशास्त्र का है। कहने का यह है कि समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास सभी सब विषयों को सम्मिलित किया गया है और उनका
अध्ययन भी वह करता है। तो यह किसका कार्य है? समाजशास्त्र का है। और जिससे कि वह सामाजिक जीवन के सभी पक्षों पर प्रकाश डालकर उनके तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो इसमें जो दुर्खीम के विचार हैं, उन्होंने बताया कि दुर्खीम ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। इनका मत है कि प्रत्येक समाज में कुछ नैतिक मूल्य और विचार पाए जाते हैं, कुछ आपसी उनकी भावनाएं होती हैं, कुछ भेद होते हैं, जिनको हम स्थायी रूप देने के लिए उनके सभी सदस्य हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं और स्वयं भी उसमें भाग लेते हैं। जैसे कोई भी विचार या भावनाएं होती हैं, उन्हें समझने का भी जो प्रयास करते हैं जितने और उन्हें दूसरों को भी समझाने का प्रयास करते हैं और सभी लोग स्वयं भी उसे समझने का और प्रयास भी करते हैं, उसमें भाग भी लेते हैं। इस प्रकार हम इसे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहा है। इसे क्या कहा है इस विशेषता को ने? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, हिंदी में है सामूहिक प्रतिनिधान। सामूहिक प्रतिनिधान कहा है क्योंकि यह समाज के पूरे जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। सामूहिक प्रतिनिधान की दो विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? यह पूरे समाज की सामान्य विशेषताओं को स्पष्ट करती है तथा इनका सभी सदस्यों पर बाध्यतामूलक अथवा अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यदि हम इन सामाजिक तथ्यों तथा सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन कर ले तो हम पूरे सामाजिक जीवन को समझ सकते हैं। समाजशास्त्र में इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब इनके अनुसार, इनके विचार के अनुसार कि जो समाजशास्त्र में है सामूहिक प्रतिनिधानों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। सामूहिक सामान्य तथ्यों, मूल्यों, भावनाओं आदि का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरा विचार पर, सोरोकिन के विचार। अब हम सोरोकिन के विचार जानेंगे कि उन्होंने क्या तर्क दिया। अब हम सोरोकिन के विचार को जानने का प्रयास करते हैं कि सोरोकिन ने अपने कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं और किस प्रकार उन्हें समझाने का प्रयास किया है। तो सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक दशाओं का अध्ययन है। इनका विचार है कि चाहे कोई भी आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्रिया हो, इन क्रियाओं में कुछ तथ्य सामान्य जरूर होते हैं जो सभी में पाए जाते हैं और उनका हम अध्ययन भी करते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में इन्हीं सामान्य तत्वों को शामिल किया जाता है। सोरोकिन ने अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है जिसे हम चार्ट के रूप में समझ सकते हैं। तो सोरोकिन के विचार के अनुसार जो सामाजिक विज्ञान लिए हैं, कुछ इसकी विषय वस्तु दी है हमें। तो इसमें इन्होंने सम्मिलित किया अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कानूनशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनोरंजन, 5 विषयों को दिया है। तो इन्होंने देखा होगा अर्थशास्त्र में ABC सामान्य दिया है, सामान्य है, और राजनीतिशास्त्र में भी ABC है, और कानूनशास्त्र में भी ABC, धर्मशास्त्र में ABC, मनोरंजन में भी ABC। तो ये जो ABC जो आपको दिख रहा है ये आपको एक सामान्य क्रिया जो सभी में पाई जाती है और कुछ अलग अलग भी होती है। तो जैसे इसमें DEF है, DL शब्द जो एक कोड दिया है इसके अनुसार हमें सब में अलग अलग क्रियाएं भी होती हैं। तो इन्हीं जो सामान्य और जो विशिष्ट क्रियाएं होती हैं इन्हीं के आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाना चाहिए। कहने का आशय यह है कि समाजशास्त्र को मध्यस्थ विज्ञान के रूप में कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हाउस के अनुसार समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान है और सामान्य विचारधारा को लेकर यह पूरे समाज का अध्ययन करता है। तो इनका कहना यह है कि सामाजिक इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र में ऐसा अध्ययन का विषय होना चाहिए जो सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जा सके। इसके साथ ही समाजशास्त्र का कार्य एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करना है जहां सभी सामाजिक विज्ञान मिलकर अपने व्यक्तिगत मतभेदों को दूर कर सके। और इस प्रकार से इन्होंने कहा समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान है और सामान्य विचारधारा को लेकर यह पूरे समाज का अध्ययन करता है। अब निष्कर्ष हम इसका देख रहे हैं कि निष्कर्ष का क्या किसने निकाला
कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिन्सबर्ग ने लिखा है कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को साधारण रूप से देखने पर हमें यह मालूम होता है कि जैसे दोनों ही संप्रदाय एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन अगर हम गहन अध्ययन करें, अगर अध्ययन करके पता लगाते हैं तो कोई भी विज्ञान ना तो कोई विशेष होता है और ना ही कोई सामान्य हो सकता है। उसे किसी भी दशा में सामान्य या विशेष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक कुशल चिकित्सक भी सामान्य रोगों के बारे में जानकारी रखता है और उससे चिकित्सा करने की कोशिश भी करता और करता भी है। जैसे कि सामान्य रोगों की चिकित्सा करने के लिए भी वह चिकित्सक कुशल होता है। इस प्रकार समाजशास्त्र को पूरी तरह से एक विशेष विज्ञान के रूप में नहीं कहा जा सकता और ना ही सामान्य विज्ञान। समाजशास्त्र का क्षेत्र उन सभी विषयों के अध्ययन से संबंधित है जो मनुष्य और विभिन्न समूहों, सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाजशास्त्र है उसमें हम ना ही वो विशेष विज्ञान और ना ही सामान्य, दोनों ही आधारों पर हम उसका अध्ययन करते हैं, तभी एक विशेष विज्ञान के रूप में इसके हम अर्थ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि कौन कौन से संप्रदायों के बीच में जुड़ा हुआ है हमारा समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या हैं। अब हम अगले एपिसोड में आपके समाजशास्त्र अध्ययन वस्तु के बारे में अपने विचार देंगे और उसे समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। चलिए।